नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग सिंह और आज हम बात करने वाले हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से इमर्ज हुई है अलोंग द बॉर्डर लाइंस, उसके बारे में हम जानेंगे। इस लेक्चर में हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होने वाला है। ड्यूरल लाइन के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक मेन रीजन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। ग्रेट गेम को जानेंगे हम। सिविल वार के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत इन्वेजन 1979 में क्यों हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का कैसे एक विक्टिम बना अफगानिस्तान, उसको भी हम जानेंगे। और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, जैसा कि वहाँ के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान एक की प्लेयर रहा है, जिसने अफगानिस्तान की जो स्थिति है वर्तमान की, उसका एक जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने भी कहा, खास करके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम एक ओपन वॉर की सिचुएशन में हैं अफगानिस्तान के साथ आफ्टर सेवरल स्ट्राइक्स। काबुल में भी स्ट्राइक्स की गई और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे भी कई सारी जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे कहा गया कि जो बहुत सारे जो हाइड आउट्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उस पर हमें स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी कवर कर रही हैं पाकिस्तान की ये कार्रवाई तालिबान के खिलाफ, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है, खास करके उनके पीएम ने, कि हम तालिबान को क्रश कर देंगे। और दूसरा पर्सपेक्टिव भी लोगों का है, एनालिस्ट का है, कि यह आसिम मुनीर की अपीजमेंट की पॉलिसी है। वो प्लीज करना चाहते हैं ट्रम्प को, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प ने भी इंडिकेशन दिया था, सिग्नल दिया था कि वो चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं बगराम एयरबेस में। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब हम न्यूज़ क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 21 से 22 फरवरी के पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, चाहे वो नागरहार हो, पख्तिका हो, खोस प्रोविंस हो, यहाँ पे स्ट्राइक जो है, एयर स्ट्राइक्स, उनको कंडक्ट करा। और उन्होंने कहा कि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे हाइड आउट्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और उन्होंने कहा कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में और बाजाओं में जो अटैक हुए थे, टेरर अटैक, वो लोग थे। इसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएशन किया। उसने एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया अलोंग विद द डूरल लाइंस, ठीक है। और जो पाकिस्तान सॉरी जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान मिलिट्री के लोग हैं, 19 लोगों को और डजन्स ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने मार गिराया है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर रखा है। उसके बाद क्या हुआ कि 27 तारीख को ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया गया, अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान के द्वारा डिक्लेयर किया गया। और जिसमें ख्वाजा आसिफ जो है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया एक ओपन वॉर। और सोशल मीडिया पे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ डिक्लेयर ऑन सोशल मीडिया, आवर कप ऑफ पेशेंस हैज ओवरफ्लोड, नाउ इट इज ओपन वॉर बिटवीन अस एंड यू। ये उनका ट्वीट था। उसके बाद जो पाकिस्तान है उसने कई सारी जो सिटीज़ हैं अफगानिस्तान के, चाहे वो काबुल हो गया, कंधार हो गया, वहाँ पे स्ट्राइक्स करी। और उन्होंने क्लेम करा, पाकिस्तान ने, कि उन्होंने 130 तालिबान के फाइटर्स जो हैं उनको मार गिराया है। लेकिन जो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अफगानिस्तान से, उसमें कहा गया है कि जो ये स्ट्राइक्स हैं उन्होंने सिविलियन एरियाज को और जो रिलीजियस सेमिनरी हैं उनको हिट करा है। ग्लोबल रिएक्शन क्या था? चाइना, रसिया और यूके जो है उन्होंने काफ़ी जो डीप कंसर्न है वो एक्सप्रेस करा। वहीं ईरान जो है उसने ऑफर किया कि हम डायलॉग जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिससे प्रिवेंट किया जा सके जो फर्दर रीजनल डिस्टेबलाइजेशन है उसको। तो ये स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में। तो ये ड्यूरल लाइन है, ठीक है। और यहीं पे जो मेजर सिटीज़ हैं, चाहे वो वाली खान सेक्टर हो, वहाँ पे भी बहुत सारी जो झड़प हो रही हैं अभी भी। पख्तिका प्रोविंस हो, यहाँ पे भी स्ट्राइक्स की गई। काबुल में भी स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान के द्वारा। नागरहार में भी स्ट्राइक्स की गई। तो जो करंट एस्केलेशन है, इसको समझने के लिए हम अभी थोड़ा सा पीछे जाएं। तो अगस्त 2021 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है उसने सेलिब्रेट किया, बॉस, उन्होंने सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि तालिबान जो है वो दोबारा से रिटर्न होता है अफगानिस्तान में आफ्टर यूएस विड्रॉल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि ये
एक कठपुतली सरकार है, उनके हिसाब से चलेगी। और कहीं न कहीं वो जो उनका इंटरेस्ट था, उन्हें ये लग रहा था कि ये जो गवर्नमेंट आने वाली है तालिबान की, वो उसे हम काउंटर कर सकेंगे इंडिया को, ठीक है? लेकिन ये काफ़ी अगली रूप ले लिया जब जो पाकिस्तान है, वहाँ पे जो अटैक्स हैं, उनकी जो जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है? तो 2024 से 25 के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी बढ़ गई। पाकिस्तान ने भी कई सारी स्ट्राइक्स करी। उसके बाद जो तालिबान है उसने भी कई बार जो पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट है वहाँ पे अटैक करे। वहाँ पे बहुत सारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिली। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, लगभग 2-3 सालों से चल रहा है। और जो अभी जो चल रहा है वो काफ़ी अगली रूप ले चुका है। और जो पाकिस्तान है उसने भी तो ओपन वॉर की डिक्लेरेशन कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है अफगानिस्तान का लोकेशन, काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि ये इसी के पास में सेंट्रल एशिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है। तो हिस्टोरिकली काफ़ी ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पे रहा है। यही एक कारण है कि जो बड़ी पावर्स रही हैं उन्होंने अपना जो गेम है वो अफगानिस्तान में खेला है। तो अब हम जानेंगे ग्रेट गेम क्या था और कैसे इसको एक इंपीरियल बफर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान को। तो ग्रेट गेम रशियन अंपायर और ब्रिटिश अंपायर के बीच में एक स्ट्रेटजिक राइवलरी थी। तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेटजिक लोकेशन रही है अफगानिस्तान की। तो जब एक्सपांड कर रहा था रशियन अंपायर साउथवर्ड, तो ये जो सेंट्रल एशिया है इस पे भी उसका अधिकार हो गया। और जो ब्रिटिश इंडिया था वो भी एक्सपांड कर रहा था पश्चिम की तरफ। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक कंट्री के रूप में, बफर जोन के रूप में अफगानिस्तान भी रहा। और ये कंट्रीज डर रही थी कहीं ना कहीं इनके बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है? तो उसके बीच में इन्होंने बहुत टाइम पीरियड तक अफगानिस्तान को एक बफर के रूप में बना के रखा। तो ब्रिटिश को डर था कि जो रशियन एक्सपांसन हो रहा है वो कहीं ना कहीं खतरा ना बन जाए उनकी एक जेवल इन द क्राउन के लिए। क्योंकि जो ब्रिटिश अंपायर था उसके लिए एक जेवल था इंडिया, इंडियन अंपायर। तो रसिया जो है वो साउथवर्ड एक्सपांसन कर रहा था, चाहे वो खीवा हो, बुखारा हो, समरकंद हो, ये सब जो है वो रसियन एम्पायर के पार्ट बन चुके थे। इसकी वजह से जो जो ब्रिटिश राज था उसके अंदर काफ़ी डर था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो एक बफर स्टेट के रूप में बना, जो कि सेंट्रल एशिया, रसिया जो था सेंट्रल एशिया में भी था और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक सैंडविच के रूप में था, ठीक है? इसका गोल क्या था ग्रेट गेम का? prevent the other power from gaining political and military footholds in काबुल। काबुल जो है उनके बीच में काफ़ी एक स्ट्रेटजिक प्लेस था, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो बड़ी पावर्स थी वो चाहती थी कि उनका कंट्रोल हो काबुल में, अफगानिस्तान में। इसकी कोशिश जो रसिया था वो भी कर रहा था और जो इंडिया था, जो इंडियन ब्रिटिश इंडिया था वो भी कर रहा था। इन्हीं के कारणों की वजह से जो तीन आने वाले टाइम पीरियड में दो तीन तीन वॉर हुई, तीन एंग्लो अफगान वॉर हुई, उनके बारे में हम जानते हैं अब। जो फर्स्ट एंग्लो वॉर्स है वो 1829 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था। जो ब्रिटेन था उसको डर था कि कहीं जो काबुल है, जो अफगानिस्तान है, उसमें जो रसिया का इन्फ्लुएंस है वो न बढ़ जाए, ठीक है? तो जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि एक प्रो ब्रिटिश जो रूलर है, ठीक है, उसको बैठाया जाए अफगानिस्तान में। और जो दोस्त मोहम्मद खान थे उस समय के, जो किंग थे वहाँ के अफगानिस्तान को, उनको हटाया जाए, ठीक है? तो ब्रिटेन जो है वो उन्होंने इन्वेट करा। उन्होंने जो शाह सूजा थे, ये वही शाह सूजा है जो रणजीत सिंह को कोहिनूर दिए थे और उनके यहाँ रहे भी थे, जो सिख अंपायर था उनके उनके यहाँ। तो इनको दोबारा से जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश अंपायर था, उन्होंने अफगानिस्तान में राजा के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है? उसके बाद अफगानिस्तान में अपराइजिंग्स हुई और जो मिलिट्री गई थी अफगानिस्तान, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया की, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई अफगान्स के द्वारा। तो जो पूरी मिलिट्री गई थी उसमें से सिर्फ एक बंदा जो था वो लौट के आया था। बाकी जो पूरी मिलिट्री थी वो खत्म हो चुकी थी। तो ब्रिटिश फोर्सेस नियरली डिस्ट्रॉयड और जो दोस्त मोहम्मद था खान थे वो दोबारा से सत्ता में आ गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने कहा कि ठीक है अब हम इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है, लेकिन हम वॉच करते रहेंगे कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। तो अब उन्होंने जो डायरेक्ट जो इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में कुछ टाइम पीरियड के लिए रोका उसे। और उसके बाद अफगानिस्तान जो था एक
इंडिपेंडेंट बफर स्टेट के रूप में बना रहा। दूसरा जो एंग्लो अफगान वॉर है वो 1878 से 1880 के बीच में 2 सालों के बीच चला था, जिसमें अफगानिस्तान जो है, इसका कारण ये था कि अफगानिस्तान जो है उसने रशियन मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी जो रशियन डिप्लोमेट्स थे वो जब अफगानिस्तान में आए उनको एक्सेप्ट किया। और जब ब्रिटेन ने भी कहा कि हमारे भी जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे भी जो रेजिडेंट्स हैं, उनको अपने यहाँ शरण दो, उनके उनको भी स्थापित करो, तो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तब ब्रिटेन को लगा कि नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। ठीक, उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि इन्वेट किया अफगानिस्तान को 1878 में, और वहाँ पे फिर गंडमक की जो ट्रीटी थी उसको साइन किया गया। इसके बाद अफगानिस्तान जो है उसने जो अपना फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटेन के हाथों में सौंप दिया। और जो इंडिया था, यानी ब्रिटिश इंडिया, उसने जो स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर एरियाज हैं, चाहे वो खैबर पास हो और भी जो सारे स्ट्रेटेजिक जो बॉर्डरिंग पासेस थे या फिर जो लोकेशंस थे इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी जो ब्रिटेन था उन्होंने डायरेक्ट उसको कंट्रोल किया। उसके बाद जो अब्दुल रहमान खान थे अमीर, उनको ब्रिटिश ने बैक किया और उनको इंस्टॉल करा एक पपेट रूलर के रूप में। और कहीं न कहीं जो अफ़गानिस्तान था इस पीरियड में, इसके बाद से जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती, यानी 1880 टू 1920s तक, इसके बीच जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें उन्होंने ऑटोनॉमी दी पूरी तरीके से। और जो एक्सटर्नल अफेयर था, यानी जो विदेश नीति थी, उसको जो ब्रिटेन था वो कंट्रोल कर रहा था। थर्ड एंग्लो वॉर जो था इस ये 1919 में हुआ। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान जो था वो कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था कि उससे आज़ादी मिल जाए। वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी वर्साई की ट्रीटी भी इसी टाइम पीरियड पे शुरू है, मान लीजिए अभी पेरिस में चल रहा है वो। तो कोशिश कर रहा था कि जो फॉरेन अफेयर्स जो है वो ब्रिटेन के हाथ में है, उनको मिल जाए पूरी तरीके से। और जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहाँ पे भी क्लैश शुरू हो चुके थे बहुत सारे, मतलब जैसे आज का जो क्लैशेस हो रहे हैं वैसे भी वहाँ पे बॉर्डरिंग एरियाज में हो रहे थे। उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि बॉम्बिंग्स करी, काबुल में बॉम्बिंग करी, जो जहाज थे वो जाते थे बॉम्ब गिरा के आते थे। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान था उसने घुटने टेक दिए, छोटी फाइट हुई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई और ब्रिटेन जो है उसने जो अफगानिस्तान है उसको फुल्ली इंडिपेंडेंट दे दी, उसको एक इंडिपेंडेंट रूप के रूप में स्वीकार किया। और जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी अफगानी थे उनके हाथों में दे दिए। ठीक है, उसके बाद 1919 के बाद जो अफगानिस्तान था एक फुल्ली सॉवरेन कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ। लेकिन जो डूरन लाइन बनी थी वो अभी भी बाउंड्री के रूप में रही ब्रिटिश एम्पायर और अफगान्स के बीच में, यानी अफगानिस्तान के बीच में। तो डूरन लाइन क्या है? डूरन लाइन जो है वो 1893 में बनी थी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो कि एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफाइन करती थी। तो इसको बनाया कौन था? इसको बनाए थे सर मार्टिमर डूरन ने, जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। और जो दूसरे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय जब ये बॉर्डर बनाया जा रहा था, उसको अफगानिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे अब्दुल रहमान खान। और उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन करा। और ये डूरन लाइन जो है वो 2640 किलोमीटर लंबी है और ये डिवाइड करती है पश्तून जो ट्राइबल टेरिटरीज हैं उनको, अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया तब करते थे। और अब तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जो एथनिसिटी है पश्तूनों की, उनको भी डिवाइड करती है। ब्रिटेन जो था वो चाहता था कि जो उनका फ्रंटियर है वो काफ़ी क्लियर हो, और जो जो सिक्योरिटी है उसको भी एश्योर कर सकें, उस हिसाब से बनाया गया था ये। और ये जो सर मार्टिमर ड्यूरेंट है ये ब्रिटिश इंडिया में तो काम किए ही थे। ये पर्सिया जो था वहाँ पे भी ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ पर्सिया भी थे। और ये स्पेन के एम्बेसडर भी रहे 1903 तक, फिर यूनाइटेड स्टेट में भी एम्बेसडर रहे। और जो डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो कि एशिया की सबसे पुरानी है और विश्व की तीसरी सबसे पुरानी जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें से एक है, उनको भी इन्होंने ही स्थापित किया था सर डूरंड, मार्टिमर डूरंड ने। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ डूरल लाइन की वजह से? तो जो जो पश्तून ट्राइब्स थी, जो फैमिलीज थी, वो भी दो भागों में डिवाइड हो गई। एक जो पार्ट था वो अफगानिस्तान में रही और एक जो पार्ट था वो ब्रिटिश इंडिया और अब अफगानिस्तान में आती हैं। तो ट्राइब जो थी उसका डिवीज़न हुआ। और यही जो डूरन लाइन थी वो बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बनी 1947 में।
अफगानिस्तान जो है वो बाद में रिफ्यूज़ करने लगा इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एज़ ए इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन चलती है, उसका एक जो मेजर सोर्स है, वो यही है, डूरन लाइन, और जो 1893 में डूरन लाइन बनाई गई। तो ये डूरन लाइन है, ये आपका जो पश्तून एरिया है, यानी जो पश्तून ट्राइब है, वो है। और इसको आर्टिफिशियल तरीके से 1893 में डूरन लाइन के रूप में इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो एरिया है, ये पश्तूनों का है। यहाँ पे भी पश्तून रहते हैं, और यहाँ पे भी जो पश्तून फैमिली रहती हैं, वो रहती हैं। और ये अफ़गानिस्तान जो है, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता ये डूरन लाइन को। और बहुत सारे लोग तो ये भी डिमांड करते हैं कि पश्तूनिस्तान भी बनाया जाए। अफ़गानिस्तान ने तो 1893 में जो एग्रीमेंट था, उसको अपनी कमज़ोरी की वजह से, जो पॉलिटिकल प्रेशर था, उसकी वजह से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है? 1919 में तो आज़ाद हो गया अफ़गानिस्तान। उनको अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो डिसाइड करने की जो शक्ति है, वो मिल गई। उसके बाद से ही उन्होंने फिर से कहने लगे वो कि हम जो है, वो डूरन लाइन जो है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी 1893 में तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और 1819 में मना कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद से आज तक वो रिफ्यूज़ करते आए हैं। ठीक है? उनका कहना है कि ये जो लाइन है, वो अनइक्वल कंडीशन के अंदर इम्पोज़ की गई, और ये जो पश्तून जो ट्राइब है, उसको डिवाइड करती है बिना उनके कंसल्टेशन के। ठीक है? और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, जो डिफिनेशन के रूप में ब्रिटेन ने दिया था अफगानिस्तान को, उसको कैसे मान सकते हैं एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में। ठीक है? और ये जो एग्रीमेंट था, वो इंडिया के साथ साइन हुआ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। ये आर्गुमेंट रहता है अफगानिस्तान का आज भी। ठीक है? बाकी कहते हैं कि ये जो हमारा एग्रीमेंट है, वो तो इंडिया के साथ हुआ था, पाकिस्तान हमारा कोई कंट्री था ही नहीं। तो जब पाकिस्तान बना, तो कहाँ से ये दोबारा से फिर से डूरन लाइन, कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है। तो 1919 में उसको आज़ादी मिली अफगानिस्तान को। 1920 से लेके 1970 तक, लगभग 40 से 50 सालों तक का जो काल था, उसमें ज़हीर साहब जो थे, वो राजा के रूप में बने और 40 सालों तक शासन किया। और इस पीरियड में काफ़ी स्टेबिलिटी थी अफगानिस्तान में, और वहाँ पे ग्रेजुअल जो मॉडर्नाइजेशन था, वो भी चल रहा था। 1947 में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ। ब्रिटिश जो थे वो चले गए छोड़ के। तो जो पाकिस्तान था, उसने जो डूरन लाइन है, उसको इनहेरिट करा ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है? और जो पहला जो क्लैश था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, सिंबॉलिक रूप से, वो ये था कि जो अफगानिस्तान थी, वो पहली कंट्री थी जिसने जो पाकिस्तान की एंट्री है यूनाइटेड नेशन में 1947 में, उसको अपोज करा। पहली कंट्री थी। और उसने जो है वो कहा कि पश्तूनिस्तान बनाया जाए। इसी इशू को लेके उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान को, और अपोज भी करा था, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए, पश्तूनिस्तान चाहिए था। और वो कहते हैं कि ठीक है, इनको इनको इनसे पूछा जाए कि ये कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं, या फिर जो खुद की कंट्री है, एक रीजन है पश्तूनिस्तान, उसको बनाया जाए। तो इस इशू के लेकर उन्होंने अपोज भी करा था। उसके बाद 1973 में जो मोहम्मद दाऊद खान थे, उन्होंने जो राजा थे, उनको हटा के और अफगानिस्तान में रिपब्लिक की स्थापना करते हैं। ठीक है? और उन्होंने भी अग्रेसिव कर दिया, पश्तूनिस्तान की जो डिमांड थी, जो क्लेम्स था, उसको दोबारा से रिवाइव करा। तो देख रहे हैं ना आप कि 1893 में तो प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर था, और उनके पास इतनी पावर नहीं थी, आज़ाद भी नहीं थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उनके हाथ में नहीं थी। तब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं डूरन लाइन को। लेकिन जैसे उनको आज़ादी मिली, उसके बाद से ही अपोज करते रहे। चाहे वो जब वहाँ पे मोनार्की थी, तब भी अपोज करते रहे। तो जब मोनार्की एंड हुई, यहाँ पे रिपब्लिक बना, तो इन्होंने भी अपोज करा। ठीक है? उसके बाद वहाँ पे सौर रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे दाऊद खान को मार दिया गया। और जो प्रो गवर्नमेंट थी सोवियत यूनियन की, वो आए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किए, वो भी जो ये लाइन थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद यूएसएसआर का इन्वेजन हुआ, और जो अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक एक कम्युनिस्ट जो रिजीम थी, वो आई। उसके बाद इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के साथ ही फिर मुजाहिदीन और जो पाकिस्तान का रोल है, वो काफ़ी बढ़ गया अफगानिस्तान में। जो यूएसए था, जो ब्रिटेन था, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की वजह से काफ़ी फंडिंग कर रहे थे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के माध्यम से। और जो पाकिस्तान था, एक फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था।
और उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा मुजाहिदीन जो फाइटर्स थे डूरल लाइन के सटे हुए एरियाज में, उनको ट्रेन करा। और जो सोवियट्स है उनसे फाइट करने में उन्होंने मदद करी। रेडिकलाइजेशन भी उसकी वजह से बढ़ा। तो ये इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान है, और ये सोवियत जो आर्मी है वो इन्वेड कर रही है, वो इंटर कर रही है अफगानिस्तान में। तो जब सोवियत यूनियन का विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से, और जो कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट जो रेजिम थी, वो भी फेल हो चुकी थी, गिर चुकी थी। उसके बाद मुजाहिदीन जो फैक्टर्स थे आपस में लड़ने लगे, और वहाँ पे क्योटिक सिचुएशन बन गया अफगानिस्तान में। वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। उसके बाद सिविल वॉर में जो तालिबान था वो एक पावर पॉकेट के रूप में इमर्ज हुआ, और उसने प्रॉमिस करा कि हम जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रेडिशन जो है उसको वैल्यू करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी हमारी। क्योंकि कम्युनिज्म ने तो जो रिलीजन था उसको मना कर दिया, जो उनका कल्चर था उस ये सब आर्ग्यूमेंट देते थे कि जो कम्युनिज्म था उसने जो हमारे वैल्यूज थे, कोर वैल्यूज थे, उस पर अटैक करा है। तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान की हेल्प से सत्ता में आता है। ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो 3 कंट्री में से एक कंट्री था। सिर्फ 3 कंट्री जो थी वो रिकॉग्नाइज कर रही थी तालिबान गवर्नमेंट को, जिसमें से एक पाकिस्तान भी था। उसके बाद 9/11 हुआ, तो अफगानिस्तान जो था एक सेफ हेवन बन गया। ओसामा बिन लादेन जैसे बहुत सारे जो आतंकवादी थे वो अफगानिस्तान में गए, वहाँ पे सर लिए। और यूएस ने डिमांड भी करा था कि तुम इसे एक्स्ट्राडिट कर दो, लेकिन तालिबान जो है उन्होंने रिफ्यूज़ करा। उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ। दुनिया में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो जो टेरर आउटफिट्स हैं, जो टेररिज्म है उसको एंड करने के लिए वॉर ऑन टेरर जो है वो अमेरिका के द्वारा और उसके कुछ सहयोगी जो एलाइज थे उनके द्वारा लॉन्च करा गया, जिसके वजह से जो अफगानिस्तान है उसको इन्वेट करा गया। अफगानिस्तान के अलावा भी इराक को भी इन्वेट करा गया। बहुत सारी जो कंट्रीज थी वहाँ पे भी जो अफगानिस्तान है, अरे अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इन्वेट करा और प्रॉमिस करा कि हम टेररिज्म को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने इन्वेट करा 2001 में अफगानिस्तान को, और जो यूएस की और ब्रिटिश की जो फोर्सेस थे उन्होंने स्ट्राइक्स करी। उसका ऑपरेशन उन्होंने दिया कि ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम है। उसके बाद जो तालिबान की गवर्नमेंट थी वो गिर गई। उसके बाद वहाँ पे रिपब्लिक की दोबारा स्थापना हुई अफगानिस्तान में यूएस की मदद से। यूएस चाहता था कि जो अफगानिस्तान है उसको मॉडर्नाइज करा जाए। उसके बाद जो प्रो यूएस जो गवर्नमेंट है उसमें हामिद करजाई जो हैं वो प्रेसिडेंट बने, अशरफ घनी जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन इन्होंने भी मना करा, इन्होंने भी जो डूरल लाइन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, प्रो यूएस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यानी जब आज़ाद हुए वहाँ पे जब मोनार्की थी उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे डूरल लाइन को। उसके बाद दोबारा से जो रिपब्लिक बना दाऊद खान के अंदर, उन्होंने भी रिफ्यूज़ करा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे डूरल लाइन को। उसके बाद तालिबान आए, उन्होंने भी मना किया, जबकि पाकिस्तान जो था वो रिकॉग्नाइज कर रहा था। और जो पाकिस्तान था एक 3 जो कंट्रीज थी उनमें से एक मेजर प्लेयर था जो रिकॉग्नाइज कर रहा था और उनको हेल्प कर रहा था, असिस्ट कर रहा था तालिबान को। उसके बावजूद भी उन्होंने मना करा। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में जो पाकिस्तान है उन्होंने जो बॉर्डर है, जो डूरल लाइन है, वहाँ पे फेंसिंग करनी शुरू हुई, जिसको कि अपोज करा अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो एक यूएस बैक गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी रिफ्यूज करा और इसे कहा कि ये आर्टिफिशियल कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। और बाद में तालिबान ने भी कहा कि नहीं ये गलत है, ये हमको इसको नहीं बनाने देंगे। ठीक है। तो अब घूम के कहानी वही आती है कि पाकिस्तान जो है इतनी बार हेल्प किया अफगानिस्तान का। उन्होंने फाउंडेशन में हेल्प करी तालिबान के, उनको नर्चर करने में हेल्प करी, उनको ट्रेनिंग तक दी। ठीक है। और जब यूएसए बाहर गया अफगानिस्तान से, उसके बाद खुशियां भी मना रहे थे। और आज देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो आतंकवादी हमले हैं पाकिस्तान में वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अफगानिस्तान की इनस्टेबिलिटी में? तो इन्वेजन के बाद, सोवियत इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान है उन्होंने अफगानिस्तान जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे उनको हेल्प करा, रेडिकलाइजेशन बढ़ा। जो बहुत सारे यूएस और जो सऊदी सऊदी अरब जो ग्रुप्स थे उनको ट्रेनिंग्स दी। वहाँ पे बहुत सारे जो मदरसे हैं वो स्थापित किए गए जहाँ पे रेडिकलाइज किया जाता था लड़ने के लिए सोवियत यूनियन के विरुद्ध। जो लड़ाके थे मुजाहिदीन थे। और
स्ट्रेटजिक जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है उसकी स्ट्रेटजी अपनाई, अपने जो इंटरेस्ट है उसको अलाइन करा अफगानिस्तान के साथ, और कहीं न कहीं से एक जूनियर पार्टनर के रूप में जो पाकिस्तान है वो तालिबान को देख रहा था और चाह रहा था कि काउंटर करने के लिए इंडिया को, कहीं न कहीं इंडिया को हर्ट करना चाहते थे। उसकी वजह से काफ़ी टेररिज्म जो है 90s में कश्मीर में बढ़े भी थे। और जो पाकिस्तान है उसपे भी एलिगेशन लगते हैं। एलिगेशन क्या है, तो प्रूवन है कि जो ओसामा था वो भी पाकिस्तान में ही था, कि जो तालिबान के जो लीडर्स हैं उनको एक सेफ हेवन प्रदान करता है पाकिस्तान अपने ही कंट्री में, ठीक है। और जो डूरन लाइन है वो भी एक मिसट्रस्ट का इशू है दोनों कंट्री के बीच में, जिनकी वजह से जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए अफगानिस्तान में। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है और जो रिफ्यूजी फ्लोज है, इनकी वजह से भी जो इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में वो बढ़ी है, जो डिकेट से बढ़ती आ रही है, तो उसका भी एक कारण यही है। पाकिस्तान के लोग भी यही आर्गुमेंट देते हैं कि भाई हम तो खुद टेररिज्म से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो अ, अफगानिस्तान है वो कहता है कि भाई तुमने ही तो बनाया है जो ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने फंड करा है, तुमने सोचा कि ये जो अफगानिस्तान है यहाँ पे अगर तालिबान आता है तो ये कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट में है और हर्ट करेंगे इंडिया को। और जो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज हैं वो भी जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, आज भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं। तो ये रहा है लेक्चर काफ़ी। अभी दूसरा लेक्चर है तो मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसे और अच्छे तरीके से फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँ। तो ठीक है, नमस्कार।